यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ये ए और बी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो भी इनका मास वगैरह सब कुछ सेम है, सेम मटेरियल, एवरीथिंग लाइक दे आर जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ ईच अदर। बस एक फ़र्क है कि ऑब्जेक्ट ए का जो टेम्परेचर है वो T1 है, ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर T2 है, और ऑब्जेक्ट ए जो है उसका टेम्परेचर T1 बी के टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है। ओके, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि कभी अगर आपसे मैं पूछूं कि यार तुम्हारे बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है, क्या आप बता पाओगे कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है? आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं एक्टिव फील कर रहा हूँ या मैं काफ़ी डाउन फील कर रहा हूँ, अभी टेम्परामेंट नहीं हो रहा है दौड़ने का या कोई हार्ड वर्क करने का। कभी आप बोलते हो नहीं अभी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, अभी मैं कोई भी टफ काम कर सकता हूँ। तो ये बहुत या कम ऐसे बात करते हो हमेशा, राइट? कभी नहीं कहते हो कि हाँ मेरे पास अभी इतना जूल एनर्जी है मेरी बॉडी में। ऐसा कोई मशीन नहीं है ना जो ऐसे आपकी बॉडी के ऊपर फिट किया जाए और बता दे कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये एनर्जी चीज़ ऐसी है बॉडी के अंदर की है कि कभी आप इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हो। ओके, लेकिन टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जिससे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ कब बॉडी थोड़ी गर्म है या कब बॉडी थोड़ी ठंडी है। फॉर एग्जांपल कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप फीवर चेक करते हो, राइट? तो फीवर चेक करते हो कैसे? थर्मोमीटर से चेक करते हो। थर्मोमीटर से चेक करते हो तो आप क्या देखते हो कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो हमारा स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर है कि 97 या 98 फ़ारेनहाइट के थोड़ा ऊपर अगर चला गया, तो 100 वगैरह क्रॉस हुआ, 101 क्रॉस चला गया, तो हम कहते हैं कि हाँ बॉडी में कुछ तो एबनॉर्मलिटी आ गई है, मतलब कुछ इशू है, दवाई वगैरह लेते हैं ठीक हो जाते हैं। तो वो चेक हम कैसे करते हैं? वो चेक हम करते हैं यूजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ वन स्ट्रॉन्ग पैरामीटर जो पूरी हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में इस्तेमाल होगा, दैट टेम्परेचर एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स एनर्जी इन ए बॉडी। तो अगर दो आइडेंटिकल बॉडी है यहाँ पर, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, बॉडी ए का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी बी का टेम्परेचर रिलेटिवली कम है, तो हम कह सकते हैं दैट एनर्जी इन ए इज ऑल्सो ग्रेटर दैन एनर्जी इन बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा है बी के टेम्परेचर से, ओके, तो एनर्जी ऑफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ बी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत इस्तेमाल होनी है पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कि टेम्परेचर इज एक्चुअली पैरामीटर ऑफ एनर्जी इनसाइड अ बॉडी। ओके, सो ये बहुत इस्तेमाल होना है। इस चीज़ समझ लीजिए सिंपल कि अगर कभी आपको दिख रहा है कि एक बॉडी ए है जिसका टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं दैट एनर्जी ऑफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ बी। फाइन। अब देखिए मैंने क्या किया है कि इन दो बॉडीज़ को एक सिस्टम के अंदर, एक एक बाउंड्री के अंदर ऐसा इनक्लोज किया हुआ है। ओके, तो ये जो इनक्लोज किया हुआ है ये जस्ट ये शो कर रहा है कि इस बाउंड्री, ये ग्रीन बाउंड्री के बाहर ना कोई एनर्जी जाएगी, ना बाहर से कोई एनर्जी यहाँ पर आनी है। ओके, मतलब ये एक समझिए कि एक तरह का अपने आप में एक छोटा सा यूनिवर्स है, इसके बाहर कुछ जो कुछ भी है ना वो अंदर आएगा, उसको परमिशन भी नहीं अंदर आने की, ना अंदर से कुछ बाहर जाने की परमिशन है, ना ही वो कोई मटेरियल, कोई मास हो सकता है, कोई मैटर, ना ही किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी था? वो इसलिए ज़रूरी था ताकि जो भी इंट्रैक्शन होगा वो ए और बी के बीच में होगा। ठीक है, यानी कि ए अगर अपनी एनर्जी लूज़ करेगा तो वो इसके अंदर ही रहनी है, बी भी अगर अपनी एनर्जी लूज़ या गेन करेगा तो वो इसके अंदर ही होनी है। फाइन। तो ए और बी आपस में इंट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें दिख रहा है यहाँ पर कि एनर्जी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बी, और हमने इनको ऐसे प्लेस कर दिया है क्लोज सिस्टम के अंदर, तो क्या होता है? हमेशा ये होता है कि एनर्जी की एक टेंडेंसी है दैट इट वांट्स टू फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि वो ए से बी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एनर्जी विल लाइक टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। ये जैसे आप समझिए कि जब अगर हवा है, हवा कभी क्या होता है, कहीं प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कहीं प्रेशर कम हो जाता है,
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है हमेशा, तेज़ हवा, जो से तूफान या आंधी आती है उस टाइम पर। ये भी वैसे ही कुछ है कि एनर्जी जो है वो हमेशा उस बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करती है जहाँ पर ज़्यादा है, और उस बॉडी की तरफ जाने की कोशिश करती है जहाँ पे एनर्जी कम है। तो सवाल उठता है कि ये यहाँ से यहाँ ए से बी कब तक जाते रहेगी। जब ये ए से बी की तरफ जाएगी तो ए का जो एनर्जी का लेवल है वो क्या होना है, वो ऑब्वियसली कम होना है, और बी के एनर्जी का लेवल क्या होना है, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होना है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर एनर्जी ऑफ ए इतनी कम हो जाएगी और एनर्जी ऑफ बी थोड़ी बढ़ जाएगी कि दोनों एनर्जी सेम हो जाए। यानी कि उस पॉइंट पर क्या होगा, ई ए विल बी इक्वल टू ई बी। तो जैसे ही इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, और चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तुरंत साथ में क्या होगा कि जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, दैट हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ वो ट्रैवल हो रहा होगा, उसी टाइम पर ये क्या होगा साथ में कि जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, ए का कम होगा, यानी कि T1 धीरे धीरे कम होगा और T2 धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कि इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर T1 विल बी इक्वल टू T2 टू सम टेम्परेचर T। यानी कि T1 घट कर T तक पहुंचा होगा और T2 बढ़ करके T तक पहुंचा होगा। T विल बी सम टेम्परेचर इन बिटवीन। ओके, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक हमें क्या दिख रहा है, एक तरह का इक्विलिब्रियम दिख रहा है, एक सिचुएशन। तो ये सिचुएशन आपकी कहलाती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इतने डिस्कशन में अब तक कहीं पर हीट आया नहीं, एनर्जी की बात चलती रही कि एक बॉडी ए की एनर्जी कम होती गई, बॉडी बी की एनर्जी बढ़ती गई, एक उस टाइम तक जब तक कि ए की एनर्जी और बी की एनर्जी बराबर ना हो जाए। और चूंकि जब एनर्जी बराबर हो गई और टेम्परेचर इज द पैरामीटर ऑफ एनर्जी, तो उस टाइम पे टेम्परेचर भी बराबर हो गया होगा। वेयर इज हीट माई फ्रेंड्स, ये जो हीट है ये आपका यहाँ पर है। यानी कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ए से निकलने के बाद और बी में इंटर करने से पहले इन्वायरमेंट में थी, दैट इज कॉल्ड हीट। इस चीज़ को समझिए कि जब आपकी एनर्जी यहाँ थी तो वो आप कह रहे थे, उसको क्या कह रहे थे, उसको आप कह रहे थे ई ए। जब आपकी एनर्जी यहाँ पर थी इसको आप कह रहे थे ई बी। लेकिन ई ए धीरे धीरे कम हुआ, वो ई बी में ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन जिस बीच में वो ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम ए टू बी, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं हीट। सो माई फ्रेंड्स, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that travels। एक तरह का समझिए कि एनर्जी का ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है ना, मतलब एनर्जी की ट्रैवल एजेंसी। कि एनर्जी को ए से बी में जाना है तो पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर वो हीट के फॉर्म में ए से बी तक पहुंचता है और फिर बी में वो एनर्जी ऑफ बी बन करके स्टोर हो जाता है। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स, दैट इज एक्चुअली हीट। तो हीट बस एनर्जी का ही दूसरा नाम है। लेकिन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उसको पहुंचना है तो उस बीच में एनर्जी जिस फॉर्म को एक्वायर करती है उसी फॉर्म को हम कहते हैं हीट। ठीक है, तो यही हीट का सिंपल डेफिनेशन है, दैट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स। हीट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब दो ऑब्जेक्ट ऐसे आपस में आ जाएं जिनमें से कि एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो दूसरे का टेम्परेचर कम हो, तो हीट हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले में ट्रांसफ़र हो रही होती है। जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एनर्जी ऑफ ए कम होगी और एनर्जी ऑफ बी बढ़ेगी। सिंपल है। तो यहाँ पर हम और एक मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जितना भी ए से एनर्जी कम हुआ उतना ही बी में क्या होगा ना, क्योंकि कहीं बाहर तुमने सी लगा दिया, यानी कि जो भी ए से निकला वो सारा का सारा बी में पहुंचा। यानी कि जितना एनर्जी ए से निकला वो गया कहाँ, वो तो बी में गया। यानी कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ए ने लूज़ किया
उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी बी ने गेन किया। अब ये एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो हीट के फॉर्म में हो रहा है, एनर्जी जो गेन भी हो रहा है वो भी हीट के फॉर्म में हो रहा है। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में कि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में अप्लाई होना है कि हीट जितना भी लॉस हो रहा है उतना ही हीट गेन होता है। यानी कि जितना एनर्जी ए लूज करेगा उतना ही एनर्जी बी गेन करेगा, है ना। यानी कि इसको हम कैसे ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन, चेंज का मतलब डेल्टा से डिनोट करते हैं इसको हम, विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ बी। हमने क्या समझ लिया कि हीट जस्ट एनर्जी का ही दूसरा नाम है, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ट्रैवल करती है। तो आप उसको चाहे तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन कहें, या उसको कहें कि एक बॉडी की जो एनर्जी में चेंज आया है उतना ही चेंज दूसरी बॉडी में, एक में ऑब्वियसली क्या होना है, एक में वो डिक्रीज होना है, दूसरे में वो क्या होना है, वो इंक्रीज होना है। तो ये आपका बेसिकली हीट का एक छोटा सा टॉपिक है, कैलोरीमेट्री। ये उसका सबसे बेसिक रिलेशन है, मगर ये हर जगह अप्लाई होना है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ इस लेक्चर में फंडामेंटल जो बातें हैं वो आपको सारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीट एक्चुअली क्या है, क्यों ट्रैवल करती है। हीट जब ट्रैवल करती है तो क्या होता है, एक की एनर्जी कम होती है, दूसरी की एनर्जी कहीं ना कहीं गेन हो रही होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक डिफरेंट अप्रोच है। सवाल उस अप्रोच से आएंगे, हमको जवाब भी उसी अप्रोच से क्रिएट करना है, सॉल्व वैसे ही करना है मैथमेटिकली। तो अगर एक तरह से देखा जाए, जो आपने बहुत बार बचपन में सुना होगा कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वही तो हो रहा है कि सिस्टम की एनर्जी उतनी ही है, हमने रोक दिया, ना कहीं बाहर से एनर्जी आएगी ना इससे एनर्जी बाहर निकलेगी। तो जितनी एनर्जी ए लूज कर रहा है उतनी ही एनर्जी बी गेन कर रहा है। मतलब एक से अगर 5 जूल एनर्जी कम हो रही है तो दूसरे में 5 जूल एनर्जी बढ़ रही है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये रिलेशन आप एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन।